31 साल तक आपकी वाबस्तगी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ रही है और इस 31 साल का किस तरीके से तजुर्बा रहा इन 31 हुई थी करालपुरा में एंड मेरे ऑर्डर पर लिखा था दैट ही विल इंट्रोड्यूस साइंस इन करालपुरा। उसके बाद मागाम आया, उस पर भी लिखा गया मेरे ऑर्डर में, ट्रांसफ़र ऑर्डर में, ही इज़ एडजस्टेड इन मागाम हंदवाड़ा टू इंट्रोड्यूस। इंसान की ज़िंदगी का एक यादगार लम्हा होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट से 31 साल का रिश्ता, और इस रिश्ते में कोई ऐसी मोमेंट्स, कोई ऐसी याद जो अभी तक जो है वो आप जिसे याद कर रहे हैं? किताबें पढ़ते हो? हमने कहा पढ़ते हैं। कहा कि मैंने इन 3 साल में बारामूला कॉलेज की तमाम किताबें इररिस्पेक्टिव ऑफ ये साइंस थी, उर्दू थी, हिस्ट्री थी, ये सब किताबें मैंने पढ़ी है। उससे हमें एक प्रेरणा मिली कि हमें भी मुताला करना। वाबस्तगी रही, किस तरीके से ख्याल आया जहन में, औकाफ को किस तरीके से जहन? नॉमिनेट नहीं बल्कि मुझे सिलेक्ट किया गया विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 2007 के अंदर। तो फिर मैं वहाँ से प्रेसिडेंट का ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली रोनमा होती है, क्योंकि औकाफ से वाबस्तगी, तालीमी सिलसिले से जुड़ा हुआ एक शख्स, और फिर जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर जो है वो एंट्री होती है, क्योंकि साल 2024 के जब असेंबली इलेक्शंस होते हैं तो आप बारामूला नशस्त से जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जो है वो चुनाव में उतर जाते हैं। आखिर जहन में कैसे आया कि अगर आप औकाफ के साथ वाबस्तगी थी, तालीम के साथ जुड़े हुए थे, तो सियासत में आने का क्या माने? वो 87 का था। 87 में इलेक्शन के लिए हम लड़ने के लिए कभी उसके बाद तैयार नहीं थे, क्योंकि जो रिगिंग हुई थी उसने हमें बहुत परेशान किया, या हम ये कहेंगे क्योंकि मैं मुलाजिम था, हम दूर से देख रहे थे उन लोग, उस वक्त के लोगों को उन्होंने परेशान किया। परेशान इस लिहाज से कि उनको एतिकाद और ईमान जो इस इलेक्शन में होता, ये मैंने वोट डाला तो मुझसे एक बाइट ली गई। तो मैंने कहा आई फील दैट दिस इलेक्शन इज़ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन एंड वी मस्ट पार्टिसिपेट इन दिस इलेक्शंस। तो ये मेरे लिए एक ज़रिया बना कि मेरे जहन के अंदर ये बात आई कि मुझे भी इलेक्शन वोट नहीं होते थे, लोग वोट नहीं करते थे, 2-4 वोट से जो है वो एक मेंबर या एक वार्ड मेंबर जो है वो मुंतखब हो जाता था। किसे कसूरवार ठहराएंगे आप? वोट में काल हुआ करती थी, यहाँ से दूसरी तरफ से मिलिटेंसी पीक पर होती थी, लोग वोट करते थे तो फिर उनको कुछ मालूम हो जाता था कि कोई खुदा न खास्ता कोई हादसा हमारे साथ ना हो जाए। कुछ हादसा ऐसे भी है, कुछ ऐसी चीज़ें डर ख़त्म हुआ। और 2019 के बाद हम जब पहला इलेक्शन हुआ, हमने देखा लोग एक डर और खौफ के माहौल में जी रहे थे उस दौर में। बिल्कुल जी रहे थे, दो खौफ और डर था। ये तो कौन तस्लीम नहीं करेगा? वी कैन नॉट डिनाई देयर वाज ए फियर, एंड ये फियर लोगों के जहनों में था और ये सवार हो चुका था। अब इस फियर से निकलने के लिए किसी को कुछ कुर्बानी किस तरीके से लोगों से किस तरीके का ताउन मिला, कैसा सपोर्ट मिला? नया फिगर था और नया फिगर को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना था। अब बहुत चाहते हैं, हम लोगों का काम चाहते हैं, हम लोगों को सहूलियत देना चाहते हैं। लोगों के जितने भी काम हैं ये करने हम बेशक खादिम काम की बात आपने किया। आपने कहा कि जब साल 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को जो है वो यहाँ से एबॉर्गेट किया गया और उसके बाद एक ट्रांसपेरेंसी वाली बात हुई यहाँ पर, क्या लग रहा है आपको कि 19 से पहले का कश्मीर और 19 के बाद का कश्मीर कितना फ़र्क? जहाँ तक कामों का ताल्लुक है, जहाँ तक डेवलपमेंट का ताल्लुक है, बहुत फ़र्क है। हमने देखा 19 से 2019 तक काम होते थे, लेकिन उस रफ्तार से काम नहीं हमने देखे जो हमने 19 के बाद यहाँ काम देखे। कोई कहना डिनाई ऐसे फ्लावर उनका जाल वज़ीर आला है, अपनी कैबिनेट भी है, लेकिन काम के बारे में जब कहा जाता कि हमारी फाइल आगे नहीं जा रही है, तो ये तो एक बड़ा शोबाजात जो हैं वो गवर्नर के तावील में होगी, मतलब डिफेंस तो उनके तावील में होगा, पुलिस उनके तावील में होगा, होम डिपार्टमेंट उनके तावील में होगा, लेकिन बाकी काम तो है उनके। केजरीवाल दिल्ली में काम कर रहा था गवर्नर शासन के दौरान, वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करता है, यहाँ भी लेफ्टिनेंट गवर्नर काम कर रहे हैं। जब वो काम कर रहे थे वहाँ 200 यूनिट बिजली के मुफ्त होगी, इनका मैनिफेस्टो है। इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा कि हम इतना 10 किलो चावल बढ़ाएंगे। हम देखेंगे कि 200 यूनिट दिए गए। जो इस वक्त जिस तरीके से जो है वो LG इंतज़ामिया और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की जो मुंतखबा सरकार है यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके बीच जो आपसी जो तसाद देखने को मिल रहा है। LG साहब हमेशा कहते हैं कि डिफेंस के बगैर या कि सिक्योरिटी के बगैर जो वो तमाम तार इख्तियारात उमर अब्दुल्ला साहब के पास है। उमर अब्दुल्ला साहब हमेशा कहते हैं कि यहाँ पर डबल पावर सिस्टम है, मेरे पास इख्तियारात नहीं। क्या आप ये माने कि इसके बीच जो है वो जम्मू कश्मीर की आम आवाम जो है वो मतलब काम नहीं हो रहे हैं, मतलब ट्रांसफरेंस है।
एक काम नहीं आदमी हो रही। काम उस तरीके से नहीं हो रहे हैं, मतलब कोई किसी मुलाजिम को ट्रांसफ़र करना है। समझते हैं अभी ये तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की यहाँ हमारी मिनिस्टर साहिबा है, ये सकीना यतू जी, दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज हर रेस्पॉन्सिबिलिटी। वी डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट, व्हाई द ट्रांसफर्स आर नॉट गोइंग। मेरे पास सिर्फ जो है वो सिक्योरिटी के इख्तियारात हैं, बाकी जितने भी मुद्दे हैं यहाँ के जम्मू कश्मीर की, बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो जम्मू कश्मीर की मुंतखब सरकार के पास, ये तमाम तर उनके हद इख्तियार में उन्हें करनी है। तो यहाँ पर जो है वो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि फिर सरकार की नाकामी है। इसे आपको गवर्नमेंट स्कूलों को देखेंगे, वेदर दे आर वैली कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, नो। मैं ज़ाती तौर 31 साल में दे चुका हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रहा था सर्वोच्च अभियान के अंदर, 8-9 साल में रहा हूँ, और मैंने देखा स्कूलों की हालत के नज़रिए हम फिर वापस चलते हैं। आइंदा के लिए क्या लाहेअमल है आपका? हमारा लाहेअमल ये है कि ये जो हमारा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट, हम जस्टिस में और डेवलपमेंट में काम करेंगे। जहाँ इंसाफ नहीं है, इंसाफ पहुँचाएंगे। जहाँ रिश्वत चल रहा है, उसको ख़त्म करेंगे। अगर हमारी सरकार आई, अगर हम बरसर डिपार्टमेंट रेल हुए हैं, उनको रेल पर लाना है, उनको सही ढंग से चलाने की कोशिश हमारी करेंगे। अलगर्ज जितनी भी खराबियां हुई हैं, उन खराबियों को दूर करने की हम कोशिश करेंगे सियासी तौर पर, क्योंकि हमारे पास प्लेटफार्म है जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट। हम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर कोई काम उसी कानून के मुताबिक, उसी आइन के मुताबिक पूरे कश्मीर, जम्मू कश्मीर में करने की कोशिश करेंगे। फिर लोग आप पर यकीन करें कि आप जो है वो लोगों के, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कांग्रेस की बात करें, पीडीपी की बात करें, कश्मीर के लोगों को जो है वो हर सियासी तंजीम ने जो है वो कहीं ना कहीं वक्त पर जो है वो उनके साथ वादे किए, उन्हें जो है वो सब्ज़ बागात दिखाए, और जब वक्त आया तो ये सारे वादे मुकर गए। ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपनी उन वादों से मुकर गए। अब लोग जो है वो कश्मीरी इस वक्त कहीं ना कहीं भरोसा करने से कि लोग हम पर भरोसा करेंगे, क्योंकि हम खोखले वादा नहीं करते हैं। हम वी वांट टू वर्क ऑन सॉलिड बेसिस सो दैट द पीपल ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर विल गेट रिलीफ, सॉर्ट ऑफ रिलीफ। जब हम, क्योंकि बरसर इक़्तिदार आने तक का मसला है, हम कब बरसर इक़्तिदार आएंगे तब ये बात जो इस वक्त जम्मू कश्मीर को पेश है वो है ड्रग्स का मसला। आज ड्रग्स आम चल रहे हैं। इस पे आई एम थैंकफुल टू ऑल लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हु आर वर्किंग फॉर द इरेडिकेशन ऑफ दिस मेनेज फ्रॉम द इंशाल्लाह। और हम डेवलपमेंट के बुनियाद पर काम करेंगे, हम जस्टिस के बुनियाद पर काम करेंगे, और उम्मीद है इंशाल्लाह लोग हम पर भरोसा। मैं इकबाल चौहान हूँ और आप द पीपल्स वॉइस देख रहे हैं। नाज़रीन किराम, आपको बता दूं कि हमारे आज के मेहमान जिन्हें हमने इस वक्त जो है वो हमारे साथ जो शरीके गुफ्तगू के लिए मौजूद है, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वाइस प्रेसिडेंट JDF जम्मू एंड कश्मीर अब्दुल रहमान शाला साहब के हवाले से। आपको बता दूं कि शाला साहब सीनियर एजुकेशनिस्ट रहे हैं। 31 साल तक जो है वो महकमे तालीम के अंदर अपने फ़राइज़ जो है वो अंजाम दिए हैं। उसके साथ साथ साल 2007 से लेकर साल 2015 तक औकाफ इस्लामिया बारामुल्ला के साथ इनकी वाबस्तगी रही है, और इस मुद्दत में 2 बार जो है वो प्रेसिडेंट के ओहदे पर भी जो है वो फाइज रहे। इनके अलावा अभी जो है वो जनरल सेक्रेटरी औकाफ इस्लामिया बारामुल्ला के जो है वो ओहदे पर काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ साल 2024 में जम्मू कश्मीर के अंदर जब असेंबली इलेक्शंस हुए तो उसमें भी जो है वो इन्होंने हिस्सा लिया था बारामुल्ला निशस्त से। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर सफ़र जो है वो किस तरीके से शुरू हुआ था, और इस सफ़र के दौरान किन किन चीज़ों का जो है वो सामना करना पड़ा, सियासत में किस तरीके से एंट्री हुई, सियासत के साथ साथ जो है वो तालीम का सिलसिला किस तरीके से रहा, और इस सारे दौर के अंदर जो है वो जम्मू कश्मीर का जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है उसे किस तरीके से देखते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। प्रिय जनाब, इब्तिदा से बताइए कि किस तरीके से स्कूलिंग कहाँ हुई, पैदाइश कहाँ हुई, तमाम तर चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन कीजिएगा आज। आरमपुरा बारामूला में मैं पैदा हो चुका हूँ। जी। स्कूलिंग मेरी बंगलबाग मिडिल स्कूल से हुई, उसे जबरिया स्कूल कहा जाता था। जी। 8वीं पास वहाँ से की। फिर मैंने हायर सेकेंडरी बारामूला ज्वाइन की उस ज़माने में, और ये लॉज था देवाबाग के अंदर, वहाँ बिल्डिंग थी, वहीं थी। उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, और 72 में मैं फारिग हुआ, 71 में मैं फारिग हुआ हूँ वहाँ से। और उसके बाद मैंने B.Ed ज्वाइन किया फ्राम मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट सोपोर से। तालीमी सिलसिले के हवाले से आपने बात की, अगर बात करें तो किन किन शख्सियतों से जो है वो इस तालीम के सिलसिले में मिले थे, कुछ अपने उस्ताद वगैरह जिनका नाम अभी भी आपको याद आ रहा है? प्राइमरी डिपार्टमेंट में मेरे शेख अफजल साहब थे, वो खानपुरा के रहने वाले थे। 1 घंटे की स्पीच वो क्या करते थे प्रायर के टाइम पे, बहुत ही शानदार मॉरल एजुकेशन दिया करते थे। उसके साथ साथ मेरे उस्ताद जो रहे हैं वहाँ मिडिल स्कूल में, उनमें से एक बद्रीनाथ था, हिंदू था वो, उसने मुझे 6वीं क्लास में पढ़ाया। उसी तरह से मुश्ताक अहमद गनाई साहब जो रिटायर हुए हैं, फिर DC
डीसी के ओहदे से चले गए हैं। वो 7वीं में हमें अंग्रेज़ी पढ़ाते थे और इस तरह से दूसरे उस्ताद भी थे जिन्होंने मुझे 8वीं में पढ़ाया। और हायर सेकेंडरी में मेरे गुलाम अहमद चालुक साहब उस्ताद थे, मैथ और इंग्लिश पढ़ाते थे, उर्दू भी पढ़ाया करता था एक मौलाना, वो हंदवाड़ा से आया करते थे। और फिर जब लाइन बदली 11th क्लास में, उसमें साइंस सब्जेक्ट मुझे थे, तो उस वक्त आमतौर मुलाजिमिन जो थे वो श्रीनगर से आया करते थे, जो हमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी और जूलॉजी पढ़ाया करते थे। इस तरह से सफ़र रहा। 31 साल तक आपकी वाबस्तगी जो है वो तालीमी जो है वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ रही है, और इस 31 साल का किस तरीके से तजुर्बा रहा इन 31 सालों में? हाँ, जहाँ तक गवर्नमेंट स्कूल का ताल्लुक है तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले हालत ऐसे नहीं थे जो इस वक्त मौजूद है। बड़े खस्ता हाली थे, कमरों की अकोमोडेशन अच्छी नहीं थी, इक्विपमेंट्स भी अच्छा नहीं हुआ करते थे। तो मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी करालपुरा में, एंड मेरे आर्डर पर लिखा था दैट ही विल इंट्रोड्यूस साइंस इन करालपुरा। उसके बाद मागाम आया, उस पर भी लिखा गया मेरे ऑर्डर में, ट्रांसफ़र ऑर्डर में, ही इज़ एडजस्टेड इन मागाम हंदवाड़ा टू इंट्रोड्यूस साइंस। उसके बाद मुझे ट्रांसफ़र हुई डंगीवचा के फिर बारामूला, फिर वहाँ उड़ी में एक दफ़ा मैंने किया, और वहाँ से फिर हायर सेकेंडरी बारामूला में आया, कानिसपुरा में मैंने ड्यूटी दे दी, देवाबाग में दोबारा ड्यूटी दे दी। 2000 में मुझे ट्रांसफ़र हुई है एज मास्टर ग्रेड टू कारगिल, वहाँ मैं 2 साल देकर आया हूँ। वहाँ हाई स्कूल एक था जहाँ मैंने काम किया 2 साल के अंदर, तो उसके सिलिस्कोट नाम है उस जगह का। तो उसके बाद फिर ट्रांसफ़र हुई, और उसके बाद मैं फिर वापस आया और मुझे पोस्ट किया गया बंगलाबाग के अंदर, और फिर मुझे DRG लिया गया, डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट RP वाला, और उसके साथ साथ मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया सर्व शिक्षा अभियान का। ये मैंने करीबन 8 साल काम किया है। सर, कहते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी का एक यादगार लम्हा होता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट से 31 साल का रिश्ता, और इस रिश्ते में कोई ऐसी मोमेंट्स, कोई ऐसी याद जो अभी तक जो है वो आप जिसे याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं? बहुत सी यादें हैं। हमारे प्रिंसिपल एक था गुलाम नबी शाइक साहब, हायर सेकेंडरी बारामूला में, वो बड़ा डिसिप्लिन था। जब स्कूल आया करते थे तो गालिबन तमाम उस्ताद कांपते थे उसके आने से, और जब भी वो कोई एक्शन लेता था तो बड़ी कठिन एक्शन होती थी। मैं आपको एक मिसाल दे दूंगा, प्रोफेसर मोहम्मद रजब यहाँ रिटायर हुए हैं प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज के, तो उसने गलती की, उसके बाल काटे गए। अब्दुल गनी सिराज एक लड़का वहाँ था, उसने भी इस गलती में हाथ था, तो उसके भी बाल काटे गए। लेकिन इस बाल काटने से उनका एक कैरियर बना, जो वो ये था, जब वो कॉलेज में चले गए तो बड़े बूस्ट हुए, बड़े हाई लेवल के हुए। और मोहम्मद रजब बहुत बड़ा इस वक्त स्कॉलर था, इकोनॉमिक्स में उसने PhD किया है। उसके बाद वो प्रोफेसर हुए, और उसके बाद उसने ये अपना कॉलेज भी चलाया। एक दफ़ा मेरे साथ सफ़र कर रहे थे, पैदल आ रहे थे, 10 पैसा हमें कॉलेज से बारामूला तक देना होता था गाड़ी में, बड़ी कशमकश हुआ करती थी। उसने कहा हम जवान हैं, चलते हैं। वहाँ से सफ़र लेकर बारामूला तक पैदल आए, डिग्री कॉलेज बारामूला से। तो रास्ते में उसने हमें एक सबक दे दिया, वो ये कि कहा आप लाइब्रेरी की किताबें पढ़ते हो? हमने कहा पढ़ते हैं। कहा कि मैंने इन 3 साल में बारामूला कॉलेज की तमाम किताबें, इररिस्पेक्टिव ऑफ ये साइंस थी, उर्दू थी, हिस्ट्री थी, ये सब किताबें मैंने पढ़ी है। उससे हमें एक प्रेरणा मिली कि हमें भी मुताला करना चाहिए। औकाफ के साथ वाबस्तगी रही, किस तरीके से ख्याल आया जहन में, औकाफ को किस तरीके से ज्वाइन किया? अवकाफ के अंदर मुझे इस तरीके से आना पड़ा कि मुझे वहाँ इलेक्शन के दौरान एक ऑफिसर के तौर पर तैनात किया गया ताकि यहाँ पर अवकाफ का इलेक्शन किया जाए। लेकिन अपने रफ़ीक़ों ने उसी दौरान जब तमाम मस्जिदों से मेंबरान आए, वो मैंने पूरे कंपाइल किए, उनकी लिस्ट बनाई। तो तब तक मैं ये क्लर्कल काम कर रहा था इलेक्शन कमीशन का, जो वहाँ कन्वीनर था प्रोफेसर गयासुद्दीन उनका नाम था, उसके साथ काम कर रहा था ताकि हम आइंदा 2-4 दिनों के अंदर इलेक्शन करें। तो मसला ये हुआ कि मेरे रफ़ीक़ों ने फार्म भर दिया, हालांकि इट वाज नॉट द प्रेसिडेंस इन अवकाफ कि हमको ये इलेक्शन के लिए फार्म भरे, वहाँ नामजद किया जाता है, बाद में फिर कंटेस्ट होता है। लेकिन वहाँ इलेक्शन कमिश्नर ने फार्म का ऐलान कर दिया, सबों ने फार्म भर दिए। शेख अशरफ वहाँ पहले मेंबर प्रेसिडेंट रह चुके थे, उसने भी फार्म भर दिया। यहाँ अब्दुल खालिक मीर साहब अलमारूफी परवेज़, वो बड़े शायर हैं, हिस्टोरियन हैं, उसने भी फार्म भर दिया। मेरा भी फार्म भर दिया गया। और ज़फ़र तंबू साहब थे, उसने भी फार्म भर दिया। गुलाम कादिर राथर साहब यहाँ देवाबाग के, उसने भी फार्म भर दिया। ये 5-6 कैंडिडेट खड़ा हुए। तो दूसरे दिन मुझे पता चला मेरा फार्म वहाँ एंटरटेन हुआ है। तो उसके बाद मैंने वो काम छोड़ दिया और फिर हमने कंटेस्ट कर दिया। तो कंटेस्ट के बाद वहाँ शेख अशरफ
56 वोट लेकर जीते और मैं भी 56 वोट था। फिर हमारा वहाँ टाई हुआ और टाई के अंदर शेख अशरफ एज प्रेसिडेंट हुए। तो कुछ महीनों के बाद उस रिज़ाइन किया और रिज़ाइन करने के बाद मैं वैसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट नहीं बल्कि मुझे सिलेक्ट किया गया विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 2007 के अंदर। तो फिर मैं वहाँ से प्रेसिडेंट का वैसे प्रेसिडेंट आपका चलता रहा। कितने अरसे तक आप इस ओहदे पर फाइज? इस ओहदे पर मैं पहले एक टर्म मैंने पूरी 4.5 साल की फिर दोबारा इलेक्शन हुए और जब दोबारा इलेक्शन हुआ तो उस वक्त 2 कंटेस्टेंट थे, मैं था और मेरा एक रफीक था यहाँ बारामूला का ही जरगर साहब। तो जरगर साहब को 25 वोट मिले, मुझे 175 वोट मिले क्योंकि उस वक्त सिर्फ 100 मस्जिदें ही थी। तो 200 वोट्स थे, तो 200 वोट्स में मुझे 175 वोट मिले और मेरे जो अपोजिट था उसको 25 वोट मिले। फिर मैं 4 साल के लिए आपका प्रेसिडेंट रहा और ये टर्म सितंबर 2015 में ख़त्म हुई। यहाँ से सर आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली रोनमा होती है, क्योंकि औकाफ से वाबस्तगी, तालीमी सिलसिले से जुड़ा हुआ एक शख्स और फिर जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर जो है वो एंट्री होती है। क्योंकि साल 2024 के जब असेंबली इलेक्शंस होते हैं तो आप बारामूला नशस्त से जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो है वो चुनाव में उतर जाते हैं। आखिर जहन में कैसे आया कि अगर आप औकाफ के साथ वाबस्तगी थी, तालीम के साथ जुड़े हुए थे, तो सियासत में आने का क्या मन में आया? जनाब, सियासत में इसलिए आया हूँ क्योंकि हमने देखा कि हमारे यहाँ वार्ड मेंबर्स के इलेक्शन हुए, हमारे पंचायतों के इलेक्शन हुए, हमारे डीडीसी के इलेक्शन हुए और मैंने बारामूला में जितने भी वार्ड के मेंबर्स के इलेक्शन हुआ, हमने देखा कि इंतहाई नाअहल आदमी आए क्योंकि वोटिंग नहीं हुई। 2-4 वोट से एक आदमी वार्ड में बनता था। तो मेरा भी एक वार्ड मेंबर था जो बड़ा नटोरियस था, बड़ा डिफ़ॉल्टर था, लोगों के पैसे उसने खाए थे। ही वाज द वार्ड मेंबर ऑफ माई वार्ड। तो इस तरह बाद में ये हालात बदलते रहे और फिर हमने देखा कि हमारे काम कुछ नहीं हो रहे हैं, आम लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। इन आम लोगों को काम करने के लिए कुछ तब्दीली होनी चाहिए। तो 2019 में यहाँ एक पाबंदी हुई, आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ, आर्टिकल 35A ख़त्म हुआ। उसके बाद कुछ घबराहट, सब लोगों को घबराहट हो गई। तो घबराहट से निकलने के लिए हमने सोचा कि मैं क्यों न पहल करूं और 2024 के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो हुआ वो 87 का था। 87 में इलेक्शन के लिए हम लड़ने के लिए कभी उसके बाद तैयार नहीं थे क्योंकि जो रिगिंग हुई थी उसने हमें बहुत परेशान किया, या हम ये कहेंगे क्योंकि मैं मुलाजिम था, हम दूर से देख रहे थे उन लोग, उस वक्त के लोगों को उन्होंने परेशान किया। परेशान इस लिहाज से कि उनको एतिकाद और ईमान जो इस इलेक्शन वोट गया था, इसलिए कोई सामने नहीं आ रहा था। लेकिन 19 के बाद जब पहला पार्लियामेंट इलेक्शन यहाँ हुआ और मेरा वहाँ बयान है कि जब पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए मैंने वोट डाला तो मुझसे एक बाइट ली गई। तो मैंने कहा आई फील दैट दिस इलेक्शन इज़ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन एंड वी मस्ट पार्टिसिपेट इन दिस इलेक्शंस। तो ये मेरे लिए एक जरिया बना कि मेरे जहन के अंदर ये बात आई कि मुझे भी इलेक्शन में आना चाहिए। आपने यहाँ पर जिक्र किया कि वोट नहीं होते थे, लोग वोट नहीं करते थे, 2-4 वोट से जो है वो एक मेंबर या एक वार्ड मेंबर जो है वो मुंतखब हो जाता था। किसे कसूरवार ठहराएंगे आप वोट न करने के लिए? क्योंकि बाइकाट की काल हुआ करती थी, यहाँ से दूसरी तरफ से मिलिटेंसी पीक पर होती थी, लोग वोट करते थे तो फिर उनको कुछ मालूम हो जाता था कि कोई खुदा न खास्ता कोई हादसा हमारे साथ ना हो जाए। कुछ हादसा ऐसे भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई है जिसके साथ लोगों के अंदर डराव पैदा हुआ था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये डर ख़त्म हुआ और 2019 के बाद हम जब पहला इलेक्शन हुआ हमने देखा लोग सब निकल आए। तो क्या ये माने कि लोग एक डर और खौफ के माहौल में जी रहे थे उस दौर में? बिल्कुल जी रहे थे। दो खौफ और डर था, ये तो कौन तस्लीम नहीं करेगा। वी कैन नॉट डिनाई देयर वाज ए फियर एंड ये फियर लोगों के जहनों में था और ये सवार हो चुका था। अब इस फियर से निकलने के लिए किसी को कुछ कुर्बानी देनी थी। हमने भी सोचा चलो हम इस फेयर को और ज़्यादा कम करने के लिए हम भी एक कुर्बानी देंगे, हम भी इलेक्शन में आ जाएंगे। हालांकि मैं एज टीचर था, बहुत सा अच्छा एजुकेशनल मेरा कैरियर था। एजुकेशन में बात कर सकता हूँ, ओरिएंटेशन कर सकता हूँ, काउंसलिंग कर सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इलेक्शन में आ जाऊँ। मुमकिन है मेरे से भी बहुत लोगों का खौफ ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह का शुक्र है बहुत लोगों के जहन से जो खौफ था वो ख़त्म हो गया। 24 के इलेक्शंस में आप 24 के इलेक्शन किस तरीके
से लोगों से किस तरीके का ताउन मिला, कैसा सपोर्ट मिला पब्लिक से? हाँ, क्योंकि ये एक नया फिगर था और नया फिगर को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना था। बहुत कम टाइम मिला हुआ। 19 यानी 2019 में 2024 में 19 की तारीख थी, सितंबर की तारीख थी। हमें कहा गया इलेक्शन का सिंबल दिया गया। तब तक तब हमने फार्म भर दिए, हमारे पता नहीं था कि इलेक्शन सिंबल क्या होगा। फिर इलेक्शन सिंबल मुझे मोहर मिली, स्टैंप मिली और फिर मुझे ये प्रिंट आउट करना पड़ा। इसमें भी 1-2 दिन लगे, कुछ महदूद 8-9 दिन मुझे कैंपेन चलाने में लगे। हालांकि कुछ एरियाज़ हमारे बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे जहाँ मैं पहुँचा ही नहीं। कोशिश मैंने की हर एरिया में जाने के लिए, अपना मैसेज देने के लिए कि हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, हम लोगों का काम चाहते हैं, हम लोगों को सहूलियत देना चाहते हैं। लोगों के जितने भी काम है ये करने हम बेशक खादिम काम करेंगे। वो मसला जिसमें पैसा खर्च होता था, जिसमें रिश्वतखोरी हुई, इस रिश्वतखोरी को हमें ख़त्म करना होगा। हमें उस तमाम ब्यूरोक्रेसी को, जो ब्यूरोक्रेसी कागज़ को निपटाने में काफ़ी वक्त लगा था, हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं। लोगों तक मैसेज आ गई। जिन लोगों ने, मैंने इलेक्शन के दौरान भी ये बात की, अगर मेरा आपको पसंद होगा, मेरा मैनिफेस्टो जो मैंने मकसद दे दिया था, अगर ये पसंद होगा तो आप कबूल कर लीजिए, मुझे वोट दीजिए। अगर कबूल नहीं होगा तो बहरहाल बहुत दूसरा मसला है। इस तरह से 19 कैंडिडेट हम यहाँ गालिबन 23-24 कैंडिडेट हम गालिबन इसके अनुसार में थे। 19 के बाद की बात आपने किया, आपने कहा कि जब साल 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को जो है वो यहाँ से एबॉर्गेट किया गया और उसके बाद एक ट्रांसपेरेंसी वाली बात हुई यहाँ पर। क्या लग रहा है आपको कि 19 से पहले का कश्मीर और 19 के बाद का कश्मीर कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। जहाँ तक कामों का ताल्लुक है, जहाँ तक डेवलपमेंट का ताल्लुक है, बहुत फ़र्क है। हमने देखा 19 से 2019 तक काम होते थे, लेकिन उस रफ्तार से काम नहीं हमने देखे जो हमने 19 के बाद यहाँ काम देखे। वी कैन नॉट डिनाई। ऐसे फ्लावर का जाल बिछा हुआ है आजकल। काफ़ी काम हो रहे हैं। मुमकिन है कुछ काम नहीं होते होंगे, लेकिन डेवलपमेंट के जो ये काम हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। 19 के बाद बहुत हुए हैं। ये अलग बात है कि हमारा इस वक्त गवर्नर का इस वक्त ये शासन चल रहा है। आज गवर्नमेंट बनी है, 24 में गवर्नमेंट बनी है, 1 साल गुजरा हुआ है। और जब हम उनसे कहते हैं कि ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या काम हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, तो आप अंदाज़ा कीजिए गवर्नमेंट बनी, मेजॉरिटी एनसी की है। डॉक्टर उमर फारूक इस वक्त वज़ीर आला है, अपनी कैबिनेट भी है, लेकिन काम के बारे में जब कहा जाता है कि हमारी फाइल आगे नहीं जा रही है, तो ये तो एक बड़ा मसला है। क्यों नहीं काम कर रहा है? ऐसे ठीक है, कुछ शोबाजात जो हैं वो गवर्नर के तावील में होगी, मतलब डिफेंस तो उनके तावील में होगा, पुलिस उनके तावील में होगा, होम डिपार्टमेंट उनके तावील में होगा, लेकिन बाकी काम तो है उनके हाथ में है ना। जिस तरह केजरीवाल दिल्ली में काम कर रहा था गवर्नर शासन के दौरान, वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करता है, यहाँ भी लेफ्टिनेंट गवर्नर काम कर रहा है। जब वो काम कर रहे थे वहाँ 200 यूनिट्स बिजली के मुफ्त होगी, इनका मैनिफेस्टो है। इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा कि हम इतना 10 किलो चावल बढ़ाएंगे। हम देखेंगे कि 200 यूनिट दिए गए हैं। ये दिस वाज नॉट द क्राइटेरिया दैट इट इज फॉर ए पर्टिकुलर सेक्ट। ये नहीं कहा गया, कहा था लोगों के लिए 200 यूनिट पावर दिया जाएगा। क्या मैं ये मानूं कि ये जो इस वक्त जिस तरीके से जो है वो एलजी इंतज़ामिया और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की जो मुंतखबा सरकार है, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके बीच जो आपसी जो तसाद देखने को मिल रहा है। एलजी साहब हमेशा कहते हैं कि डिफेंस के बगैर या कि सिक्योरिटी के बगैर जो है वो तमाम तार इख्तियारात उमर अब्दुल्ला साहब के पास है। उमर अब्दुल्ला साहब हमेशा कहते हैं कि यहाँ पर डबल पावर सिस्टम है, मेरे पास इख्तियारात नहीं। क्या आप ये माने कि इसके बीच जो है वो जम्मू कश्मीर की आम आवाम जो है वो पीस रही है? बिल्कुल पीस रही है, मतलब काम नहीं हो रहे हैं, मतलब ट्रांसफरेंस है। एक आदमी काम उस तरीके से नहीं हो रहे हैं, मतलब कोई किसी मुलाजिम को ट्रांसफ़र करना है, नहीं हो रहा है। एक उस्ताद जिसने 10 साल 15 साल किसी एरिया में गुजारे हैं, उसको वापस नेटिव टाउन में लाइए, नेटिव जगह पर लाइए, नहीं हो रहा है। किसकी जिम्मेदारी समझते हैं अभी? ये तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की यहाँ हमारी मिनिस्टर साहिबा है, ये सकीना यतू जी। दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज हर रेस्पॉन्सिबिलिटी। वी डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट, व्हाई द ट्रांसफर्स आर नॉट गोइंग ऑन। इसी तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट में जाएंगे, हम देखेंगे इस वक्त पूरे बारामूला में, जो बारामूला टाउन है, लाइटिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं चल रहा है। मैं पब्लिक लाइट सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं पब्लिक लाइट सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ ये लाइटिंग सिस्टम ठीक नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है? म्यूनिसिपलिटी यहाँ है, इट इज़ देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो कहेंगे हमारे पास फंड्स नहीं है, दूसरे डिपार्टमेंट को कहेंगे। मैंने एक मीटिंग यहाँ जनरल के साथ हमारी 46 RR के अंदर हुई, तो मैंने कुछ डिमांड्स की, वो फ़ौरन हुई। ये जो पुलों पर लाइटें हैं, उस पुल पर हमारे डिमांड कुछ किए। फिर दूसरी दफ़ा मुझे ये इनपुट मिला कि हमने लाइटें लगाई है। जब वो लोग लाइट लगा सकते हैं तो गवर्नमेंट क्यों नहीं ये काम कर सकते हैं? गवर्नमेंट क्यों नहीं हमारे सेटअप को ठीक कर सकती है, हमारे उन डिपार्टमेंट को ठीक कर सकती है जहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स इसके लिए जिम्मेदार हैं, अगर वो डिपार्टमेंट्स एलजी के तहत नहीं है।
अब आपने यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट्स के हवाले से भी बात की है, और मैं आपको बता दूं कि बारामूला कस्बे की अगर बात करें, यहाँ पर बहुत सारे काम पेंडिंग, लेकिन अभी तक जो है वो उन कामों का मुकम्मल होने में जो है वो कोई भी पेशरफ्त हमें नहीं नज़र आ रही है। तो आप उसके लिए ज़िम्मेदार किसे ठहरा रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को या फिर बारामूला की जो इस वक्त जो है वो MCA है उसे ठहरा रहे हैं? सुनिए, हमारे पास इस वक्त सरकार है, हम सरकार को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराएंगे। बारामूला में पीने का पानी है, एक फिल्ट्रेशन प्लांट है बाग इस्लाम में, 72 में ये तामीर हो चुका है और फिल्ट्रेशन भी उसी वक्त किया गया, बहुत सी रिनोवेशन की गई। लेकिन इस वक्त आप मेरे घर आइए, वहाँ आप नलके का पानी रखेंगे, 1 घंटा उसे ठहरिए, आप देखेंगे उसके अंदर मड कितना होगा नीचे दबा हुआ। क्या दैट वाटर इज़ हाइजीनिक फॉर वी पीपल? नो। आई हैव ऑलवेज रिप्रेजेंट दिस केस दैट वी नीड हाइजीनिक वाटर, बट टिल डेट हमें हाइजीनिक वाटर नहीं मिला। क्या मैं ये मानूं कि आप जो इस वक्त मुंतखब सरकार है, इससे बेहतर यकीन आपका LG के दौर पर था, जो पिछले बीते साल गुजरे, जहां जब जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार थी, LG जो है वो यहाँ पर रूल कर रहे थे। क्या ये मानूं कि आपका यकीन जो है, आपका विश्वास ज़्यादा उस पर है एज़ कम्पेयर टू नेशनल कॉन्फ्रेंस? विश्वास हमें सरकार पर होनी चाहिए, जो चुनी हुई सरकार है, जिसको हमने एतमाद दिया, जिसको हमने वोट दिया, उस पर होना चाहिए। लेकिन क्योंकि जब हम उनसे कहते हैं काम क्यों नहीं करते, कहते हैं ये हमें वहाँ यस नहीं मिल रहा है LG से। अब इसमें से क्या वो जिम्मेदार है या जिम्मेदार है? so इट इज़ अ डबल पॉलिसी। आई सी LG साहब तो ओपनली कह रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ जो है वो सिक्योरिटी के इख्तियारात है, बाकी जितने भी मुद्दे हैं यहाँ के जम्मू कश्मीर की, बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो जम्मू कश्मीर की मुंतखब सरकार के पास है, ये तमाम तर उनके हद इख्तियार में उन्हें करनी है। तो यहाँ पर जो है वो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि फिर सरकार की नाकामी है। इसे आप कैसे देखते हैं? सही बात है, अगर ये चीज़ें बाकी उनके हाथ में है तो फिर ये काम नहीं करे तो ये सरकार नाकाम है। सरकार नाकाम है, इस तरीके से सरकार नाकाम है। उन्हें हर शोबा देखना चाहिए, हर डिपार्टमेंट देखना चाहिए, उन्हें हर एक चीज़ देखनी चाहिए। जब वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही है उनसे, वो काम नहीं करें जो वो काम करने के हक में थे या उनके पास पावर्स हैं, जब वो काम नहीं करें तो फिर हम कैटेगोरिकली कहेंगे सरकार नाकाम है। आप देखिए हाल ही में कुछ स्कूल बंद किए गए, करीबन 225 स्कूल बंद किए गए। ये उस ज़माने में मुख्तलिफ स्कूल हैं, कुछ स्कूल जमात इस्लामिया के भी थे जो FET के अंदर चल रहे थे, ये चल रहे थे। तो लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इन स्कूलों को अच्छी तरीके से बनाया गया था, उस वक्त चावल जमा किया गया था, चावल फरोख्त किया गया था। वैसे मैं स्पेक्टेटर कहूँगा कि ये कैसे उन्होंने बनाए, किस तरह ये लड़की का इंतजाम वो किया करते थे। लेकिन आज वो बंद है, बंद नहीं है, चल रहे हैं। उनकी मैनेजमेंट बदल दी गई है। सकीना यतूरी जी ने कहा कि इनके हम मैनेजमेंट बदलेंगे, फिर ये करेंगे। सब कुछ अकाउंट्स वो सब सील हो चुके हैं। अब नए अकाउंट से क्या उनकी तनख्वाह मिल रही है ये हमें पता नहीं है। क्या मुलाजिम को पूरा जो वहाँ काम करते हैं पूरा कुछ मुआवजा दिया जा रहा है ये हमें पता नहीं है। तो ये सरकार को पता होगी। सवाल ये है कि अपने स्कूलों को जब हम देखेंगे, गवर्नमेंट स्कूलों को देखेंगे, वेदर दे आर वेल इक्विप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, नो। मैं ज़ाती तौर 31 साल में दे चुका हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रहा था सरूचा अभियान के अंदर, 8-9 साल में रहा हूँ और मैंने देखा स्कूलों की हालत क्या है। जो तामीरात मतलब आप जो है वो शहर देहात के शहरों के स्कूलों की बात करें, कस्बे की या फिर गाँव देहात की बात? मैं सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो सरकार गाँव देहात के अंदर हो। हम देख रहे हैं कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है। ठीक है, कुछ डेवलप हुआ है, लेकिन उतना नहीं जो इस वक्त नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 220 डिमांड करती है, उतना डेवलप नहीं, रिक्वायरमेंट्स फुलफिलमेंट नहीं हो रहे हैं। सो इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर वी पीपल टू इम्प्लीमेंट होली एंड सोली द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020? बहुत मुश्किल है। तो ये हालात है हमारे। तो इसमें वो सरकार जिम्मेदार है, एक ग्रुप जिम्मेदार है या वो ग्रुप जिम्मेदार है? मेरे ख्याल में ये जिम्मेदारी। थोड़ा सा सियासी पहलू के नज़रिए हम फिर वापस चलते हैं। आइंदा के लिए क्या लाहेअमल है आपका? हमारा लाहेअमल ये है कि ये जो हमारा पॉलिटिकल प्लेटफार्म है जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट, हम जस्टिस में और डेवलपमेंट में काम करेंगे। जहाँ इंसाफ नहीं है इंसाफ पहुँचाएंगे, जहाँ रिश्वत चल रहा है रिश्वत को ख़त्म करेंगे। अगर हमारी सरकार आई, अगर हम बरसर इक़दार आए, हम जहाँ पर डिपार्टमेंट डिटेल हुए हैं उनको रेल पर लाना है, उनको सही ढंग से चलाने की कोशिश हमारी करेंगे। अलगर्ज जितनी भी खराबियाँ हुई है उन खराबियों को दूर करने की हम कोशिश करेंगे सियासी तौर पर, क्योंकि हमारे पास प्लेटफार्म है जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट। हम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर कोई काम उसी कानून के मुताबिक, उसी आइन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में करने की कोशिश करेंगे। तो
क्या सोचकर लोग आप पर यकीन करें कि आप जो है वो लोगों के, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कांग्रेस की बात करें, पीडीपी की बात करें, कश्मीर के लोगों को जो है वो हर सियासी तंजीम ने जो है वो कहीं ना कहीं वक्त वक्त पर जो है वो उनके साथ वादे किए, उन्हें जो है वो सब्ज़ बागात दिखाए, और जब वक्त आया तो ये सारे वादे मुकर गए, ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपनी उन वादों से मुकर गए। अब लोग जो है वो कश्मीरी इस वक्त कहीं ना कहीं भरोसा करने से भी डरते हैं, क्योंकि कश्मीरियों ने दौर देखे, कश्मीरियों के साथ पीडीपी के वादे हुए वो खोखले साबित हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरियों के साथ जब भी जो है वो जो भी वादे किए वो वफा नहीं लाए। अब लोग आपकी अगर जेडीएफ पे जो है वो या इस पे बिलीव करें तो क्या समझ के करें? हाँ, जहाँ तक आपके कहने का फरमाने का ताल्लुक है वो ये है कि लोगों ने हर पॉलिटिकल पार्टी को आजमाया। हमने नवंबर 2024 में इस पार्टी को लॉन्च किया है और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ते रहेंगे। एक वक्त आएगा इंशाल्लाह जब हम पूरे कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर चले जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि लोग हम पर भरोसा करेंगे, क्योंकि हम खोखले वादा नहीं करते हैं। हम वी वांट टू वर्क ऑन सॉलिड बेसिस सो दैट द पीपल ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर विल गेट रिलीफ, सॉर्ट ऑफ रिलीफ। जब हम, क्योंकि बरसर इक़्तिदार आने तक का मसला है, हम कब बरसर इक़्तिदार आएंगे तब ये बात हो सकती है, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी हम बरसर इक़्तिदार आए या ना आए, हमारा काम होगा कि हम अपने पब्लिक की, अपने लोकलिटी की, अपने असेंबली के जहाँ भी मसले होंगे उन तक जाएंगे, उनका रिहर्सल करेंगे, गवर्नमेंट तक जाएंगे, सरकार तक जाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट तक जाएंगे और उन तमाम कामों को खात्मा करेंगे। और सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त जम्मू कश्मीर को पेश है वो है ड्रग्स का मसला। आज ड्रग्स आम चल रहे हैं, इस पे I am thankful to all law enforcing agencies who are working for the eradication of this menace from the state। उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन उनको करामत नहीं, उनके पास इल्हाम नहीं कि कहाँ पर ड्रग है। It is the duty of the public of the state that they should identify where are the hubs of these drugs, where are the hubs of these menace, and so that ये नेटवर्क ख़त्म किया जाएगा। हम इस पर भी काम करेंगे, हम इंसाफ के बुनियाद पर काम करेंगे इंशाल्लाह, और हम डेवलपमेंट के बुनियाद पर काम करेंगे, हम जस्टिस के बुनियाद पर काम करेंगे, और उम्मीद है इंशाल्लाह लोग हम पर भरोसा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए।